हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, समय बहुत कम है, तो उसी के लिए आज की इस क्लास में 97 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और आप सभी का टारगेट 97 क्वेश्चन में से 77 क्वेश्चन सही करने का होगा। तो ये क्लास एक तरह का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर साबित हो सकता है। चुन चुनकर इन क्लास में सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है। मैंने खुद से सारे क्वेश्चन को तैयार किया है, तो इसलिए आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से एमटीएस एग्जाम में सवाल पूछे आते हैं वैसे ही प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एसएससी नए पैटर्न पे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ प्लस करंट अफेयर के सवाल पूछ रही है, हूबहू वैसे ही प्रश्नों का पेपर इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक से लेकर लास्ट 97 क्वेश्चन को हल करिएगा और अपनी तैयारी को मौजूद बनाइएगा। समय केवल 14 दिनों का बाकी है, तो इन्हीं 14 दिनों में हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अधिक से अधिक हमें क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारे पेपर के लिए अच्छा साबित हो और हम अपने पेपर में अच्छा स्कोर करें। तो इस क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद जीके पर जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग रहेगा, उसके बाद मैथ क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो पी सुब्बा राव को किया गया था आर्यभट्ट संस्कृति पुरस्कार 2024 से प्रदान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य भारत को क्या बनाना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई थी, जो कि 66 में समाप्त हो गई थी। तो भारत को क्या बनाना था? इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के विजेता देश कौन सा है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के विजेता देश कौन सा है? तो भारत ने ही जीता था महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति गठन होता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत होता है जिला योजना समिति गठन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है जीके, जीएस और करंट अफेयर और इंग्लिश, तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के आपको पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है और इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन तैयार करना है। यानी ये जो टेस्ट आपको मिलेगा पेपर में छपने वाला प्रश्न होंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, वो भी मात्र 50 रुपीज का। और ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मेरा मानना है कि यदि आप ये पूरा 1000 क्वेश्चन इन 14 दिनों में तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का जो तैयारी हो जाएगा वो पूरी तरीके से अच्छी हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो साथियों, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है। अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस टेस्ट को लगाना अनिवार्य है, क्योंकि चुन चुनकर एक क्वेश्चन इस सेट में तैयार किया गया है। प्लस इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है, तो इसलिए आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को लगाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य भी हो चुका है। ठीक है, तो इस नंबर मैसेज करिए, टीम आपको तुरंत या पीडीएफ के रूप में टेस्ट प्रोवाइड कर देगी, समय बिल्कुल भी नहीं लेगी। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को,
एक मरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के सबसे दूसरे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? बताइए। तो गोदावरी नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा? यह त्योहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा का है, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न मनाते हैं। बताइए कौन सा त्योहार है जो कि संबल पश्चिम उड़ीसा का है, जहां नई फसल की उपज की पूजा की जाती है, जहां लोग अपने परिवार के साथ नई फसल का पहला चावल खाने का जश्न भी मनाते हैं? वो कौन सा त्योहार है? तो नुआखाई त्योहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो साथियों कौन सा नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो भाई छऊ नृत्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये सितार से जुड़ी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? कथकली जैसे केरल का है, भांगड़ा पंजाब का है, कथक यही कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? बताइए भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो प्रणब मुखर्जी ने दी थी। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य थे मो घर या मेरा घर योजना शुरू की है? तो साथियों किस राज्य ने कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के उद्देश्य से मो घर या मेरा घर योजना शुरू किया था? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने यह योजना शुरू किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था भाई? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? बूली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? साथियों बूली शब्द का प्रयोग कौन से खेल में किया जाता है? बूली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? बताइए विश्व के लावा निर्मित मैदानों में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? बताइए, हल करिए सवाल का राइट आंसर क्या होगा? एकाम्बरेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था एकाम्बरेश्वर मंदिर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को।
भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य, भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? बताइए, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इसी तरह के इस बार आपके पेपर में सवाल जाएंगे भाई, एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। तो आपको जितने भी हम क्लास शाम को 7 बजे कराएंगे आपको पूरा क्लास करना है, और कल वाला जो शाम को क्लास आएगी वो पूरे 100 क्वेश्चनों का आएगा, उसको तो आप मिस करना ही नहीं करना है, करना ही करना है आपको। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं आपकी केवल तैयारी के लिए। तो दोस्त मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी क्लास करिए आप पूरा क्लास करिए, क्लास को आप बीच में स्किप मत करिए, पूरा देखिए भाई, आपकी तैयारी अच्छी होगी। अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो वर्ष 2020-21 हुई है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को, किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो साथियों किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो भाई कांडला बंदरगाह का, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो साथियों किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई है? तो भाई हुमायूं की, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद गठन कब हुआ था, किस वर्ष में? तो 1989 में हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुर ने जीता था, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? दिसंबर के महीने मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो कि 18 दिसंबर को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को, जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो साथियों जीएसटी परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है बताइए? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो साथियों जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था किस वर्ष में लागू किया गया था? तो उसे 2019 में लागू किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को, स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल खेल से संबंधित है स्ट्राइक आउट, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी कितना स्कोर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, यानी किस देश के द्वारा की गई थी 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी? आप सभी बताएंगे तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, सॉरी 1982 वाला तो भाई भारत के द्वारा की गई थी, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा 1982 की एशियाई खेलों की मेजबानी तो भाई भारत ने ही खुद किया था, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता के संविधान से लिया गया, यानी जो भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है द्विसदन प्रणाली को, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो साथियों 96वां जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था 2024 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर थी। इस पे आप स्टार बनाए, ये सवाल आपके पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, इसको आपको तैयार करना है। तो ओपेनहाइमर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश के संविधान से उधार लिया है? भारतीय संविधान ने शासन का कैबिनेट स्वरूप किस देश के संविधान से उधार लिया है बताइए? तो यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को,
पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, मोठ की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के समय हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? बताइए, अक्टूबर 2022 में देश के प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी? बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में रखी थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए, पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो परवेज शाह ने करवाया था पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? इस पे भी आप स्टार लगाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। बताइए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था? तो भाई 69वें संविधान संशोधन ने ओके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला था? तो साथियों, स्पाइस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। जितना महत्वपूर्ण भाई करंट अफेयर के सवाल है, चाहे जीके का हो, पूरा सवाल हम कराएंगे। बस आप सभी को डेली क्लास करें और क्लास करें, लेकिन उसमें के सारे क्वेश्चन तैयार करना है अच्छी तरीके से। चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी का पास जाएगी। ओके, तो साथियों यहाँ सब देखिए, मैथ के कुछ सवालों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है मैथ के। देखिए, 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। बताइए, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में यानी 2500। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जो कि 9% दिया। टाइम 3 वर्ष दिया है, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 25 दिया 75, 75 9 कितना होता है? 75 गुणे 9 करें कितना आएगा? 9 5 45 का 5 4 9 7 63 4 67 यानी 675 आएगा, जो कि सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। ये सवाल देखिए, 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बताइए, यानी 120 नोट बुक बेचने पर एक दुकानदार को केवल 40 नोट बुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य जानते हैं ना, जो सेलिंग प्राइस होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? बताएंगे आप लोग। मान लीजिए दोस्त, यदि हम कहें कि एक नोट बुक का जो दाम हो गया, यानी एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है, एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो हमने मान लिया कि 1 रुपया है ना दोस्त मेरे। तो उसी प्रकार भाई 120 नोटबुक का जो कुल विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगा वो तो 120 रुपया होगा भाई। एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है, तो 120 नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस वो 120 रुपया होगा ना भाई। तो साथ ही दुकानदार का जो लाभ है, यानी जो शॉपकीपर का लाभ है, जो शॉपकीपर का लाभ है, जो शॉपकीपर का प्रॉफिट लाभ है, ये भाई 40 ही केवल 40 नोट बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है भाई, यानी 40 रुपया हो रहा है कि नहीं? बताइए। यहाँ ध्यान है कि एक नोटबुक का जो सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 120 नोटबुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 रुपया होगा। तो यदि हम ये मान लिया तो सवाल में क्या दिया है कि 120 नोटबुक बेचने पर एक दुकानदार को 40 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी मेरे दोस्त दुकानदार का जो लाभ होगा वो तो 40 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर ही होगा, यानी 40 रुपया होना चाहिए भाई, 40 रुपया होना चाहिए। तो यहाँ से दुकानदार का कास्ट प्राइस कितना होगा? यानी जो दुकानदार है इसका कास्ट प्राइस कितना होगा? सीपी बराबर क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है? टोटल 120 है,
प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 हो रहा है, यानी 80 रुपया है यहाँ पे भाई दुकानदार का कास्ट प्राइस। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, प्रॉफिट कितना हुआ उसको 40 हुआ है, 40 के बराबर हो रहा है, बट्टे में 80 गुड़े में आप 100 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 एक कम 2 50, यानी उसको कितने परसेंटेज का लाभ प्रतिशत हो रहा है 50% का, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार का डाउट? बहुत आसान सवाल है भाई, बेसिक सवाल है भाई। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या बनेगा, बताइए। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? जब प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो फॉर्मूला आप याद रखिए अच्छी तरीके से, n+1 बटे में 2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। n की जगह 40 रखिए, +1 करिए बटे में 2। 41 का आधा कितना होगा, 41 का आधा 20.5 हो जाएगा भाई, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यानी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा 20.5 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो साथियों 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी से पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। लेकिन भाई हम लोग यहाँ तो 4 रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, लेकिन आर तो है ही नहीं, लेकिन व्यास दिया है तो डायमीटर के माध्यम से तो हम रेडियस को निकाल सकते हैं कि नहीं भाई। डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 होता है, ये सभी को मालूम, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर, यानी व्यास बराबर क्या होता है 2r होता है कि नहीं, d का दुगुना r होता है, तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगी नहीं। d आपका 42 दिया है और 2 हो जाएगा, यानी r यहाँ से हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फार्मूला आप रख दीजिए, 4 भी है, पाई की वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप 22/7 रखिए या 3.14 रखिए, या तो आप फिर उसका r को 2 बार लिख, यानी 21 को 2 बार लिख दीजिए, हल कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। 4 पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे भाई, क्योंकि 21 है, r² है तो भाई 42 है, तो इसका आधा रेडियस हो जाएगा, तो यानी 21 × 21 हो जाएगा। 7 कम 7, 7 × 21, 22 × 88 गुणा 21 या 63, इसको हल करिए कितना आएगा बताइए। 88 × 63 कितना है भाई 5544 आएगा भाई, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना होगा 55-44 सेंटीमीटर इसका, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए ये सवाल क्या दिया है, यदि a/b बराबर 7/9 है और b/c बराबर 5/6 है, तो c और a का क्रमशः अनुपात ज्ञात करिए। हल करिए भाई। तो सवाल में क्या दिया है, a/b/c, पहले तो ये आप लिख लीजिए, a/b कितना दिया है 7/9 दिया है, b और c का अनुपात कितना दिया है 5/6 दिया है, तो 9 को यहाँ बढ़ा दीजिए, 5 को यहाँ बढ़ा दीजिए, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। देखिए 7×5 = 35 यहाँ से आ जाएगा, 9×5 = 45 यहाँ से आ जाएगा, 9×6 = 54 यहाँ से आ जाएगा। पूछा किसका, c और a का, c 54 दिया है, c 54 दिया है और a कितना दिया है 35, तो दोस्त मेरे c और a का क्रमशः अनुपात कितना होगा 54/35 होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था भाई। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। अरविंद ने ₹450 यानी 450 रुपये में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई। यदि आप कोई सामान 450 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 500 रुपये में बेच दे रहे हैं, यानी आपको यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ 50 रुपया, किससे, जो आपने स्टार्टिंग में खरीदा है 450 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100, हल कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 9 = 45। अब बताइए 100/9 कितना होता है, 100/9 कितना होता है बताएंगे सभी आप लोग, सभी दोस्त बताएंगे भाई कि 100/9, यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 100/9 ही आएगा ना भाई, तो कितना आएगा भाई, तो सॉरी 11 से 1/9 आती है, कितना 11 से ही 1/9% का लाभ प्रतिशत होगा। तो इस तरह से दोस्त मेरे सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए ये सवाल क्या दे रखा है,
कथन और निष्कर्ष का सवाल दिया है। सभी घोड़े क्या हैं? गधे हैं, यानी जो सभी हार्स हैं, सभी हार्स हैं भाई, सभी हार्स क्या है? गधे हैं। गधे को हम भाई डंकी लिख रहे हैं भाई, ठीक। सभी गधे क्या है भाई? खच्चर हैं, यानी जो सभी ये जो आपके गधे हैं ना, वो क्या भाई? खच्चर है। खच्चर को हम के से लिख रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा कथन बन गया भाई, हमारा कथन का डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या पूछा निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष को पढ़ा जाए, सभी गधे क्या घोड़े हैं? बताइए। सभी जो गधे हैं यानी सभी जो आपके डंकी हैं वो घोड़े हैं? बताइए बताइए। सभी जो गधे घोड़े हैं? नहीं भाई, क्योंकि सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे घोड़े नहीं हैं। यानी पहला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा भाई। कुछ क्या खच्चर गधे हैं, यानी कुछ खच्चर क्या गधे हैं भाई, यानी दूसरा भाई केवल निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है। तो देखिए कौन सा दूसरा अनुसरण कर रहा है निष्कर्ष? 2 नंबर ही दिया, देखिए केवल 2 निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी इस सवाल का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करिए। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? दोस्त मेरे यहाँ पे लंबा चौड़ा समीकरण दिया, लेकिन हमें 46 आंसर लाना है, यानी 46 बराबर 46, यानी LHS बराबर RHS करना है। हल करिए भाई। तो पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं भाई। जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 2 रख देंगे, सॉरी जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे 4 रख देंगे, जहाँ पे 4 होगा वहाँ पे 2 रख देंगे। पहले समीकरण को बना लेते हैं। 12 गुणे 2 है तो 4 रख देंगे, -6 है गुणा 7 है प्लस 3 है गुणा 5 है, उसके बाद गुणा 4 है तो 2 रख देंगे भाई। देखिए यहाँ पे 4 है तो 2 रख दिया हमने, प्लस 10। ये समीकरण तैयार है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए, देखा जाए कि क्या 46 आता है भाई। हल करिए। इसमें देखिए भाग नहीं तो पहले गुणा ही कर लेते हैं। 12 × 48 यहाँ से आ जाएगा, 6 × 7 42 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 3 × 5 15, 3 × 5 15, 15 दूना 30, ये 30 है, प्लस 10 ये है। देखिए प्लस 48 प्लस 30 प्लस 10 को जोड़ना है। 30 10 40, 40 और 48 कितना होगा? 88। 88 में से 42 को माइनस करिए, कितना है? 8 में से 2 गुणा 6, 8 में से 4 यानी 46 होगा भाई। देखिए आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन रखने से, यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। अगला सवाल कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में फाइन को 96 32 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और लाइन को 39 29 46 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में यफ के लिए कूट क्या होगा? जैसे फाइन है, FINE, फाइन में 4 अक्षर है तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 96 32। और लाइन है, लाइन में भी 4 अक्षर है, इसके लिए भी 4 अलग कोड क्या है? 29 46। पूछा किसका? यफ का। यफ तो देखिए केवल इसी में है, फाइन वाले में, यानी आंसर हमारा इसी में आ गया, यानी कोड हमारा इसी में होगा। यानी इसमें 2 9 4 6 में हमारा कोई आंसर होगा नहीं भाई। देखिए तब तो 2 को काट दीजिए, 9 को भी काट दिया जाए भाई, 6 को भी काट दिया जाए, बचा कौन? 3 बचा, यानी एफ का कोड कौन होगा? 3 होगा भाई। हम एफ का कोड ढूंढने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं, तो जिसमें एफ रहेगा उसी में हमारा आंसर आएगा ना। यानी जो हमारा आंसर मिलता इसी 96 32 में मिलता, इसमें तो मिलेगा नहीं। 2 9 4 6 में, ये आप सभी को मालूम, क्योंकि देखिए 2 इसमें है तो 2 ऑप्शन में तो नहीं होगा भाई। 4 है इसमें, 4 देखिए इसमें नहीं है, लेकिन 6 और 9 है, देखिए 6 9 है तो हमने काट दिया, बचा है कौन? 3। देखिए फाइन में 3 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है भाई। ओके, ऐसे सवालों का आप हल करेंगे भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52 को, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई टू एक्ट को ZX MN HO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और एक्ट योर एज को COMB ZX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूट भाषा में एक्ट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्त मेरे एक्ट का कोड पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले कॉमन मिला लेते हैं। देखिए एक्ट इसमें भी है, एक्ट इसमें भी है, दोनों में एक्ट एक्ट क्या है? कॉमन है, तो इसका मतलब कि इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? ZX। देखिए ZX इसमें भी है, ZX इसमें भी है, तो एक्ट का कोड क्या होगा? ZX हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। जिस तरह से एक्ट कॉमन मिला था तो उसी प्रकार ZX भी हमें कॉमन ही मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए भाई, नंबरों का श्रृंखला है, इसको बताइए कि अगली संख्या क्या हो सकती है? 11 18
25, 32, 39। तो साथियों जैसा कि समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन को देख रहे हैं भाई क्लास में, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करें। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करें कि आप मेंटेन करके क्लास चलिएगा, क्लास के सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए 11 से 18 यानी इसमें +7 हुआ है, 18 से 25 +7 हुआ है, 25 से 32 इसमें +7, 32 39 इसमें +7, यानी हम 39 में 7 को जोड़ देंगे यानी 46 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका दे रखा है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बनेगा, इस सॉल्व का राइट आंसर हल करिए। 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक आपका वृत्ताकार मेज है ना, इसमें 6 व्यक्ति को हमें बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे भाई। जैसे देखिए पहला लाइन, E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है, E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A है, यानी A बीच में आएगा, E और C बगल बगल में आएंगे, यही सवाल है। तो दोस्त मेरे E को हम यहाँ बैठा देते हैं और C को यहाँ बैठा देते हैं, बीच में A को बैठा देंगे, तब देखिए E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी A हो जाएगा। ये लाइन आपका पूरा हो गया। अब दूसरा का लाइन पढ़ा जाए, D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है, C तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, यानी अब हमें B को तो यहाँ बैठाना पड़ेगा भाई और D को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो देखिए D और C दोनों का निकटतम पड़ोसी B है। ये भी लाइन आपका पूरा हो गया। अब बच रहा है कौन, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, जैसे देखिए A B C D E बैठे, F नहीं बैठा तो F को यहाँ बैठा दिए। सवाल देखिए क्या पूछ दिया है, F और A दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, F और A दोनों का निकटतम पड़ोसी E है भाई। देखिए F यहाँ पर है, A यहाँ है, तो इनका निकटतम पड़ोसी कौन है, E है ना भाई। तो इस सवाल का डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर E हो जाएगा भाई, जो कि F और A दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, E है। E हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें व्यक्ति बैठा, ठीक है। सभी को समझ में आया। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए फीस का कोड 4268 क्या है, रेट्स का कोड 2357 क्या है, तो यस का कोड क्या होगा। पहले तो यस सिंगल पूछे तो कॉमन चेक कर, देखिए फीस में भी यस है और रेट्स में भी यस है, यस यस कॉमन है, तो इसका मतलब इनके दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन हमें मिलेगा। कौन सा नंबर कॉमन है, 2। देखिए पहले वाले में इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी यस का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा। जून 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को याद रखिएगा। सभी स्टेट का गवर्नर मालूम होना चाहिए, सीएम मालूम होना चाहिए, क्योंकि राज्य दर्शन से कम 5 से 6 सवाल आपके पेपर में आएंगे। बताइए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को, बी मिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। बी मिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह गांधीनगर में किया गया था, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था। तो साथियों 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, इसमें पहले नंबर पे कौन सा देश था, तो अमेरिका सबसे अधिक पदक जीता था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, उजाला योजना कब शुरू किया गया था। तो साथियों उजाला योजना कब शुरू किया गया था, तो इसे 1 मई 2015 को शुरू किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता था। तो साथियों भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीत लिया था, तो 1928 में जीता था, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 को, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइएगा साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 वो भी अंग्रेजी के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया, तो स्टरीन कीरे को दिया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित में से किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है। तो साथियों किस खेल में फाइल्स और रैंक्स का उपयोग किया जाता है, तो शतरंज के खेल में फाइल्स और रैंक का उपयोग किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63, जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, बताइए कौन है इनमें से जो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, वो कौन सा है, तो पंचायतें आती हैं भाई भाग 9 के अंतर्गत, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63 करता है भाई, इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65। कैलाश सत्यार्थी को किसके क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? कैलाश सत्यार्थी को किसके क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो साथियों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया? उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को और भी क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में खेती की विधि जो झूम कृषि, इसको और भी क्या कहते हैं? तो इसको दहिया के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69 को। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो साथियों जो एक स्थानांतरण खेती बेवर है ये किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो साथियों किस योजना में मुख्य नारा अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ध्यान रखिएगा 2007 से लेकर 2012 तक चला था भाई, ठीक है। और भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं था जो कि 2012 से लेकर 2017 तक था, ठीक है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो साथियों इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? बताइए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना था जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2013 में अधिनियमित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो जैमिंग शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है जैमिंग शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है, यानी किस खेल में प्रयुक्त होता है रोल इन शब्द? तो ये हॉकी खेल में प्रयोग होता है रोल इन शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना स्कोर करिएगा और आप लोग अपना एग्जाम डेट क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने भाई अपना स्लॉट बुक किया होगा तो बिल्कुल सोच समझ कर बुक किया होगा किस डेट को आपको एग्जाम देना है, किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट क्लियर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके लिए क्लास प्रोवाइड करनी है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? बताइए। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता? तो वर्ष 1991 में जीता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1913 में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। एकलव्य अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? एकलव्य अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रत्याशा रे तैराक को किया गया था। ओके ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79 को। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में विजेता कौन थे भाई? बताइए। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में विजेता कौन देश था भाई? बताएंगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा चीन देश था भाई, ठीक है। ऑप्शन पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की बात करें ना मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा इसका भारत जीता था भाई, लेकिन
आयोजन चीन में किया गया था। ध्यान रखिए इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा। भारत जीता था भाई पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में, आयोजन चीन में हुआ था। इसको क्लियर करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। आयोजन चीन में हुआ था, भारत विजेता था। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80। कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? कुनबी नृत्य किस राज्य के जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये गोवा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है कुनबी नृत्य। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो साथियों एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो साथियों किशोर लड़कियों को सशक्त करने के लिए कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है बताइए? तो सबला योजना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से क्रेटर झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों क्रेटर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए। प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये तो ये वायलिन से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85। लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया है? लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 किसे प्रदान किया गया? तो रानी मचैया को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य भारत के किस हिस्से के बैसड़ा मठों से आता है? तो साथियों 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य जो है भारत के किस हिस्से के बैसड़ा मठों से आता है? सत्रिया तो असम में काफी फेमस है भाई, जो कि पूर्वोत्तर हिस्सा का है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88। वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये केरल राज्य में मनाई जाती है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो साथियों किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो ये असम राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था बताइए? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? बताइए। किस भारतीय खिलाड़ी महिला ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? तो मिताली राज ने प्राप्त किया था, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 को। भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया था? तो साथियों भारत किस वर्ष में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया था? तो 2023 में ही किया था, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन रजत पदक कितना जीता था भाई? तो 2 रजत पदक जीता भारत ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस वर्ग में भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीत लिया था? बताइए। किस वर्ग में भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था? तो भाई 49 किग्रा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी 49 किलोग्राम में जीता था। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो साथियों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो भारत ने 6 पदक जीता था भाई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 96 को। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात राज्य में किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का 97 नंबर। पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले स्थान पर था? पैरालंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले नंबर पे था भाई? तो ध्यान रखिएगा, चीन देश था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये आपका पूरा 97 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आप सभी का इन 97 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आपको नहीं चलना है भाई, डाउट आपको नहीं लेकर चलना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ कल सुबह 8 बजे, एक नए दमदार पेपर के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ से तैयारी आप एक एक क्वेश्चन का करिए, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और जो साथी मैंने वो टेस्ट लेने के लिए आपको कहा उसको आप जरूर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा भाई। ठीक है, लगभग आपकी पूरी तैयारी करा सकता है वो टेस्ट, पूरा 1000 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।